एक आदमी जिसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखा, वो अब अपने ही अंधेरे में खो गया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे बड़ी नेटफ्लिक्स फिल्म पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन की, जहां साल है 1940, बर्मिंघम जल रहा है WW2 की बमबारी में, और टॉमी शेल्बी, वो शख्स जिसने कभी पूरे ब्रिटेन के अंडरवर्ल्ड पर राज किया, अब एक टूटे हुए बड़े से घर में अकेला बैठा अपनी जिंदगी की किताब लिख रहा है, क्योंकि उसने खुद अपने भाई आर्थर को मार दिया था और उस गुनाह का बोझ उसे तोड़ चुका है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके नाजायज बेटे ड्यूक को नाजीज ने अपने जाल में फंसा लिया है। एक ऐसी साजिश जिसमें 70 मिलियन पाउंड की नकली करेंसी से पूरे ब्रिटेन की इकोनॉमी को तबाह करने का प्लान है। और अगर टॉमी वापस नहीं आया तो न उसका बेटा बचेगा न उसका देश। तो क्या बाय ऑर्डर ऑफ द पीकी ब्लाइंडर्स एक बार फिर गूंजेगा बर्मिंघम की गलियों में? बने रहिए हमारे साथ। टॉमी शेल्बी की जिंदगी की सबसे आखिरी और सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली है। साल 1940 है और एक विश्व युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को जीतने के लिए जर्मनी ने ऐसा प्लान बनाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। न हथियार, न सेना, सिर्फ कागज के नोट। जर्मनी ने कैंप के कैदियों को जाली ब्रिटिश पाउंड नोट बनाने का आदेश दिया, जो असली जैसे दिखते थे। उनका प्लान था इन नोट्स को पूरे ब्रिटेन में फैलाकर अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर देना। लेकिन ये प्लान जितना आसान लगता था उतना नहीं था। बेकेट को इसका जिम्मा सौंपा गया। इसी बीच सीन कट होकर एक हथियारों की फैक्ट्री में पहुंचता है। एक छोटी लड़की का जन्मदिन था। जब वे जश्न मना रहे थे तभी अचानक एक जर्मन बॉम्ब गिरा। उसने उनकी खुशी एक पल में तबाह कर दी। इसके बाद हमें टॉमी दिखाया जाता है, जो मुख्य किरदार है। लोग उसके नाम से डर के मारे कांपते थे, लेकिन आज वो शहर से दूर एक अकेली जगह पर शांति से रहता है। उसके दोस्तों में से एक उसे बताता है कि कल रात शहर पर हमला हुआ था। वो कहता है कि बचे हुए लोग उनके मोहल्ले के पास छिपे हुए हैं। असली समस्या सिर्फ लोग नहीं थे, क्योंकि एक औरत ने टॉमी को पहचान लिया था और जॉनी से उसके बारे में पूछा था। जॉनी ने जवाब दिया कि टॉमी बस एक किताब लिख रहा है, दुनिया से छिपा हुआ है। टॉमी जॉनी को वहां से भगा देता है। कुछ देर बाद टॉमी अपनी खिड़की के बाहर एक छोटी लड़की देखता है। वो बाहर जाता है और वहां एक लाल दुपट्टा पाता है। वो उसे उठाता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये दुपट्टा उसकी बेटी का है। दूर कहीं उसकी बेटी की आत्मा खुशी खुशी खेलती हुई दिखती है। उसे देखकर टॉमी भी खुश हो जाता है। वो अपनी बेटी का दुपट्टा अपने भाई की कब्र पर रख देता है और आगे बढ़ जाता है। उसकी आंखों में एक उदासी सी छा जाती है। वहीं खड़े हुए जॉनी आता है और बताता है कि उसकी बहन उससे मिलने आई है। टॉमी अपनी बहन को घर भी नहीं बुलाता। इसके बजाय वो उसकी कार में बैठकर उससे बात करता है। आधा अब संसद सदस्य है। वो लोगों के भले के लिए काम करती है, जबकि टॉमी बुरे कामों के लिए जाना जाता था। वो उससे पूछती है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा आजकल क्या कर रहा है? वो बर्मिंघम में पीकी ब्लाइंडर्स चला रहा है। तुमने ही ये गैंग बनाई थी और वो इसे बेदर्दी से चला रहा है। वो खतरनाक फैसले ले रहा है। उसकी जान खतरे में है। अगर तुम उसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें वापस आना होगा। तुम्हें अपने बेटे से बात करनी होगी, वरना न उसका बेटा बचेगा न उसका देश। एक पल की चुप्पी के बाद टॉमी जवाब देता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इस जिंदगी में मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। साफ दिख रहा है कि वो पूरी तरह टूट चुका है। फिर हमें वही फैक्ट्री दिखाई जाती है जहां हथियार बनते हैं। अचानक एक पीकी बाइंडर्स की वैन आती है और उनके नेता ड्यूक, टॉमी का बेटा, बाहर उतरता है। उसके आते ही मजदूर अपना काम रोक देते हैं। ड्यूक के लोग सरकार की सप्लाई अपने वाहनों में लोड करने लगते हैं। एक बहादुर आदमी ड्यूक से कहता है, तुम ये नहीं ले सकते, ये सरकार की चीज है और युद्ध के लिए जरूरी है। लेकिन ड्यूक का दोस्त आगे बढ़ता है और धमकी देता है, अगर कोई हमारी राह में आया तो हम सिर्फ उसे नहीं, उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचाएंगे। चेतावनी के बावजूद जब वो रोकने की कोशिश करता है, ड्यूक उसे गोली मार देता है। वे सप्लाई लोड करते रहते हैं, पूरी तरह से रोक नहीं पाए जाते। जब तक वहां आधा पहुंचती है, चोरी खत्म हो चुकी होती है और मजदूर उस पर गुस्सा करते हैं। वे कहते हैं, क्या तुम देखने आई थी? ये सब तुम्हारे पीकी ब्लाइंडर्स की ही करनी है। आधा ये समझाना चाहती है कि भले ही उसका उनसे रिश्ता है, पर उसने कभी भी गैंग का साथ नहीं दिया। पर कोई उसकी नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद सीन कट होता है और हम जॉन को पीकी ब्लाइंडर्स के छुपने वाली जगह पर देखते हैं, जहां वो ड्यूक से मिल रहा है। वो मेज पर एक नकली नोट रखता है और कहता है, मेरे पास और 350 मिलियन पाउंड है। बस तुम्हें ये पैसा ब्रिटेन भर के क्रिमिनल नेटवर्क्स में फैलाना है। बदले में तुम कुल रकम का 20% रखोगे, जो कि 70 मिलियन है। वो आगे कहता है, असल में मैं ये डील टॉमी के साथ करने आया था, लेकिन यहाँ तुम बैठे हो। ये सुनकर ड्यूक गुस्सा हो जाता है। वो जॉन की तरफ बंदूक तानता है और कहता है, अब यहाँ मैं ही बॉस हूँ,
जो भी फैसला लेना होगा मैं ही लूंगा। बॉस की तरह ट्रीट नहीं किए जाने से नाराज होकर ड्यूक बिना सोचे समझे डील मान लेता है। फिर सीन कट होता है और हम टॉमी के घर वापस आ जाते हैं। वहाँ अजीब गरीब बातें हो रही हैं। उसके घर के दरवाजे और खिड़कियां जो हमेशा बंद रहते थे अचानक खुली हुई हैं। वो देखता है कि एक औरत उसके घर में है, उसके किताबें पढ़ रही है। वो उसे देखता है और हैरान रह जाता है। वो उसे किसी और की याद दिलाती है। वो औरत कहती है, तुम मुझ में अपनी पत्नी को इसलिए देखते हो क्योंकि वो मेरी जुड़वा बहन थी। एक चौंकाने वाले मोड़ में वो बताती है कि वो अपनी मरी हुई बहन की आत्मा से बात कर सकती है। वो कहती है कि आत्मा ने उसे टॉमी के पास भेजा है। इसका मतलब है कि टॉमी की पत्नी ने उसकी बहन को उसके पास भेजा है। टॉमी अपनी दिवंगत पत्नी के बारे में सोचता है। हमें 1914 की एक याद दिखाई जाती है, जब वे पहली बार एक शरणार्थी शिविर में मिले थे और बाद में उनका बेटा ड्यूक हुआ था। वर्तमान में वापस आकर वो औरत टॉमी को ये कहानी सुनाना खत्म करती है। टॉमी हैरान है क्योंकि ये बातें केवल वो और उसकी पत्नी जानते थे। वो कहती है, अब तुम्हें मेरा यकीन करना ही होगा। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे बेटे की बहुत बड़ी परेशानी में है। वो अब बुरे लोगों के साथ उलझ गया है। वो उससे अपने बेटे की मदद करने की गुहार लगाती है, लेकिन टॉमी जवाब देता है, मेरी लड़ाई करने के दिन खत्म हो गए हैं। फिर वो औरत कहती है, अगर तुम अपने बेटे को बचाओगे तो तुम्हारी पत्नी और मैं आखिरकार तुम्हें वो सुकून देंगे जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। अपनी बहन के जरिए बोलते हुए टॉमी की पत्नी कहती है, आर्थर उस रात अकेला नहीं था। वो उस रात की बात कर रही है जब उसका भाई आर्थर मरा था। टॉमी गहरी सांस लेता है और धीरे से कहता है, हाँ मैं वहाँ था। आर्थर उस दिन परेशान था। वो पैसे मांगने गन लेकर आया था। वो मेरी कार ले जाना चाहता था। वो नशे में था। उसे लगा मैं शैतान हूँ और जो कुछ भी उसके बाद हुआ बस एक अनजान था। अब सीन में दिखता है टॉमी का बेटा ड्यूक और उसकी चाची आदा आई है ड्यूक को चेतावनी देने। वो उससे कहती है कि गरीबों को लूटना और सरकारी सामान चोरी करना बंद कर दे, नहीं तो देश युद्ध हार जाएगा। लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो चेतावनी देती है, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। ड्यूक उसकी धमकी पर हंसता है और कहता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कौन रोकेगा? तुम्हारी सरकार, तुम्हारी पुलिस, ये सब मेरे लिए काम करते हैं। मुझे रोक सकता है बस मेरा पिता टॉमी, लेकिन वो अपना दिमाग खो चुका है। उसे इस काम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे रोकने नहीं आएगा। और सुनो, मैं ऐसा करने वाला हूँ जो मेरे पापा या चाचा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अदा उसे छोड़कर चार्ली के पास जाती है, जो एक पुराना गैंग मेंबर है। वो अपने भतीजे के खिलाफ केस बनाना चाहती है। अदा चार्ली से कहती है, मैं फौजी अदालत में सबूत लेकर जा रही हूँ कि ड्यूक ने सरकारी हथियार चोरी किए हैं, लेकिन मुझे गवाह चाहिए जो उसके खिलाफ गवाही दे। कृपया मुझे उनके पते दो। चार्ली अपनी लिस्ट देखता है और उसे फेंक देता है। ये बेकार है, वो कहता है। अगर कोई ड्यूक को रोक सकता है तो वो उसका पिता है, फौज नहीं। हिम्मत नहीं हारते एडा उन लोगों के पास जाती है जिनके घर जर्मन बमों से तबाह हो गए थे। वो शरणार्थियों से कहती है, मुझे पता है आप में से कई ने ड्यूक को बर्मिंघम फैक्ट्री लूटते देखा है। मुझे आप सबकी गवाही चाहिए। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। अगली सुबह हम फिर से टॉमी को देखते हैं। जब वो जागता है तो वो औरत गई हुई होती है, लेकिन उसके शब्दों का उस पर बहुत बड़ा असर हुआ। टॉमी ने अपने बेटे को रोकने का फैसला किया। वो अपने बेडरूम से अपनी बेटी की लाल स्कार्फ उठाता है, समझते हुए कि वो औरत ज़रूर उसे वहीं लाई होगी। वो स्कार्फ लेकर निकल पड़ता है। जैसे ही वो अपनी कार में बैठता है, जॉनी उससे कहता है कि शहर जाना बहुत खतरनाक है, दुश्मन हर तरफ है। टॉमी खतरे से वाकिफ है, लेकिन उसे परवाह नहीं। इसी बीच हम फिर से ड्यूक को देखते हैं। उसे जॉन मिलने आता है, जो उसे नकली पैसे फैलाने के लिए कहता है। जॉन कहता है, तुम्हारी आंटी तुम्हें जेल में डालने की साजिश रच रही है। अगर ऐसा हुआ तो मेरी मिशन फेल हो जाएगी। तुम उसे कैसे संभालोगे? अगर तुम असफल हुए तो तुम 70 मिलियन पाउंड खो दोगे। ये सुनकर ड्यूक एक फैसला करता है। वो एडा को मारने निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि एडा गवाही देने कोर्ट जा रही है। ड्यूक उसका पीछा करता है और फ़ोन बूथ में छुपकर उसकी तरफ अपनी बंदूक तानता है, लेकिन वो चूक जाता है। ऐसा नहीं कि वो निशानेबाज नहीं है, वो जानबूझकर चूकता है, क्योंकि वो अपनी चाची को मार पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। जैसे ही वो अपनी बंदूक नीचे करता है, अचानक दूसरी गोली चलती है और एडा ज़मीन पर गिर जाती है। ये जानलेवा गोली जॉन ने चलाई थी, जो मनी लॉन्ड्रर है। ड्यूक अपनी चाची को मरते देखकर दंग रह जाता है। इस बीच टॉमी, जो अपने बेटे को खोजने शहर जा रहा था, अपनी बहन को सड़क के बीच में खड़ी देखता है। उसे एहसास होता है कि वो उसकी आत्मा है। टॉमी को ऐसे पता चलता है
कि एडा की मौत हो गई है। टॉमी के पास एक खास ताकत है जो उसे मरे हुए लोगों को देखने की इजाज़त देती है। अपनी बहन की आत्मा को देखकर वो बहुत टूट जाता है। गुस्से से भरा टॉमी अपने बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। वो एक लोकल पब पहुंचता है जहां उसके बेटे की गैंग रहती है। जब उसे ड्यूक वहां नहीं मिलता तो वो भीड़ से जवाब मांगता है। जब लोग उसकी बात नज़रअंदाज करते हैं तो वो म्यूजिक बंद कर देता है। वो चिल्लाता है, ड्यूक कहाँ है? टॉमी को गुस्सा में देखकर कई लोग कांपने लगते हैं क्योंकि उन्हें उसकी मौत जैसी बदनामियां पता है। लेकिन एक छोटा बदमाश जिसे टॉमी की कोई इज्जत नहीं है आगे बढ़ता है। दिखावा करने की कोशिश में वो टॉमी के सामने आकर कहता है, म्यूजिक वापस चालू करो और क्योंकि तुमने हमारी मस्ती खराब कर दी तुम्हें हमारे लिए डांस करना पड़ेगा। ये बेइज्जती सुनकर जो भी टॉमी को जानता है सब छुपने के लिए भाग जाते हैं। वो युवक अपनी बंदूक टॉमी की तरफ तानता है। टॉमी आराम से अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकालता है, पिन खींचता है और उसे उस युवक की जेब में डाल देता है। आदमी घबरा जाता है और बाहर की तरफ भागता है। वो ग्रेनेड समय पर नहीं निकाल पाता और कुछ ही सेकंड बाद वो फट जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अपनी बात साबित करने के बाद टॉमी आखिरकार ड्यूक को ढूंढ ही लेता है। जैसे ही वो उसे देखता है टॉमी उसको मारने लगता है क्योंकि ड्यूक ने सारी हदें पार कर दी हैं। टॉमी को लगता है ड्यूक ने अदा को मारा है, लेकिन ड्यूक रोते हुए कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, मैं उसे गोली नहीं मार सकता था, किसी और ने मारा है। टॉमी उसे फिर से मारता है उसकी हरकतों के लिए और चिल्लाता है, तुम इन लोगों से नहीं उलझते। ड्यूक जवाब देता है, और क्या कर सकता था मैं? तुमने मुझे ऐसा बनाया, ये हमारा परिवार का काम है, तुमने ये सब मुझ तक पहुंचाया है। टॉमी उसे पकड़कर पूछता है, सच बताओ, अडा को किसने मारा? ड्यूक कबूल करता है, वो जॉन था जिसने नकली पैसे लाए थे। ड्यूक जॉन की पूरी साजिश बताता है जो देश को बर्बाद करने की थी। फिर टॉमी अस्पताल के लिए निकल जाता है। उसे पता है कि अडा की लाश वहां लाई गई है और वो अपनी बहन को आखिरी बार देखना चाहता है। जॉनी उसके साथ है। टॉमी अपना बंदूक वापस जॉनी से ले लेता है। वो जानता है कि जॉनी बहुत भावुक है और शायद ड्यूक को मारने की कोशिश करेगा, बदला लेने के लिए। बंदूक देते हुए जॉनी पूछता है, तुम्हें अस्पताल के अंदर इसकी क्या ज़रूरत है? टॉमी जवाब देता है, जिसने अदा को मारा है वही मेरा निशाना है और उसे अच्छे से पता है कि मैं उसकी लाश देखने यहाँ आऊँगा, तो वो मेरी घात लगाकर इंतज़ार करेगा। जब वो आएगा मैं उसे मार दूंगा। फिर टॉमी एडा की लाश देखने जाता है। उसे देखकर वो अपने आंसू रोकने की कोशिश करता है। वो गहराई से भावुक है। वहीं खड़े होकर वो अपनी मृत बहन से अपना सबसे बड़ा राज शेयर करता है, वो भयानक सच जिसे उसने इतने लंबे समय तक छुपा रखा था। जुर्म अपनी ही भाई आर्थर को मारना था। उसे याद है कैसे आर्थर उसके पास आया था। आर्थर नशे में था और काबू से बाहर था। वो गुस्सैल था और वे दोनों इस बात पर लड़ पड़े कि कौन जिम्मेदार होगा। झगड़े में टॉमी अपने आप को बचाने के लिए आर्थर को मार बैठा। अपने बीते पापों के बारे में सोचते हुए टॉमी को गहरा अफसोस और अपराध बोध महसूस होता है। अचानक उसे हॉलवे में कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। उसे एहसास होता है कि जॉन उसे मारने आया है। टॉमी अपने बंदूक के साथ बाहर निकलता है और अस्पताल के गलियारों में एक जोरदार गोलीबारी शुरू हो जाती है। दोनों आदमी गोलियों से बचते हुए दीवार के पीछे छुप जाते हैं। जॉन टॉमी को चिल्लाता है, देख, मैं तुझे अमीर बना सकता हूँ, हमें लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं, पैसे ले ले और हम सब राजा जैसी जिंदगी जी सकते हैं। चल, एक डील करते हैं। लेकिन टॉमी को पैसों की कोई परवाह नहीं। वो सिर्फ जॉन को देखता है, अपनी बहन अदा का कत्ल करने वाले इंसान के तौर पर। जब टॉमी बाहर निकलकर उसे गोली मारने लगता है तो जॉन समझ जाता है कि वो उससे ताकत में कमज़ोर है। जॉन घोड़े के अस्तबल से निकलकर बच निकलता है। इससे टॉमी बहुत गुस्से में आता है, फिर खुद को संभालता है। वो एक घोड़े पर चढ़ता है और शहर की गलियों में घूमने लगता है। लोग हैरानी से देखते हैं। कई सालों बाद टॉमी अपने पुराने शहर में राजा की तरह सवारी कर रहा है। वो ड्यूक के छिपने की जगह पहुंचता है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एडा अपनी मौत से पहले ड्यूक से बात कर रही थी। उसने ड्यूक से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पिता को वापस ला रही हूँ। वो तुम्हारी मदद करेगा अगर तुम उसकी मदद करने को तैयार हो। तुम नया बॉस बनना चाहते हो और वो बस शांति चाहता है। उसने ड्यूक को एक खास गोली दी और कहा, जब वक्त आएगा उसे वो शांति दो जिसके वो हकदार है और तुम नेतृत्व करोगे। वर्तमान में टॉमी अपने बेटे के सामने खड़ा है। ड्यूक कहता है, अदा चाहती थी कि हम साथ काम करें। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जॉन को रोकने में और अपनी चाची की मौत का बदला लूंगा।
तुम बस मुझे अपने तरीके से काम करने दो। अगली सीन में हम देखते हैं टॉमी और ड्यूक साथ में बैठे हैं, ड्रिंक शेयर कर रहे हैं। इसके बाद टॉमी अदा की अंतिम संस्कार में जाता है। इसी बीच ड्यूक जॉन को कॉल करता है। ड्यूक झूठ बोलता है और कहता है, मेरे पापा के लोगों को पता है तुम कहाँ हो, वो तुम्हें मार में आ रहे हैं। मैं तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। मैं अपना पैसा अभी चाहता हूँ। वो 70 मिलियन पाउंड दो जो तुमने मुझे वादा किया था। बचने के लिए बेताब जॉन ड्यूक की शर्तें मान जाता है। कहीं और टॉमी अपने पुराने दोस्तों के साथ हमला प्लान कर रहा है। एक आदमी सीधे हमला करने का सुझाव देता है, लेकिन जॉनी कहता है, नहीं, हम बेहतर रणनीति इस्तेमाल करेंगे। हम कुछ लोगों को नाव से भड़काने के लिए भेजेंगे, लेकिन टॉमी और मैं पुरानी सुरंगों से चुपके से अंदर घुसेंगे। योजना शुरू हो चुकी है। अगले सीन में ड्यूक जॉन को मिलता है। ड्यूक जॉन को बताता है कि टॉमी के लोग 3 छोटी नावों से नदी के रास्ते हमला करेंगे। वो जॉन को सलाह देता है कि वो अपने आदमी घाट के किनारे तैनात कर दे ताकि नावों को घात लगाया जाए। और वाकई 3 नावें धुंध में दिखती हैं। जॉन के लोग फायर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि टॉमी और उसकी मुख्य टीम उन नावों पर नहीं है। वे चुपचाप एक भूमिगत सुरंग का दरवाज़ा तोड़कर चुपके से जॉन के गोदाम में घुस जाते हैं। सीन फिर नदी की तरफ लौटता है। जैसे ही नावें करीब आती हैं, कुछ आदमी चुपके से पानी में छलांग लगा देते हैं। टॉमी का एक वफादार दोस्त आगे वाली नाव पर ही रहता है। उसे पता है जॉन के लोग गोली मारने को तैयार हैं, लेकिन वो बहादुरी से नाव पर ही रहता है ताकि नाव को डॉक की तरफ मोड़ सके। वो एक बड़ी बम की फिटिंग जलाता है, नाव में छोड़ देता है और आखिरी पल में पानी में कूद जाता है। जैसे ही नाव डॉक से टकराती है, एक जोरदार धमाका होता है। धमाके से तुरंत ही जॉन के वहां लगाए हुए सारे गार्ड खत्म हो जाते हैं। अपने लोगों के मारे जाने को देख जॉन समझ जाता है कि ड्यूक ने उसे धोखा दिया है। ड्यूक तो शुरू से ही उसके पिता के साथ था और जॉन को एक जानलेवा फंदे में फंसाया। गुस्से में जॉन अपनी बंदूक सीधे ड्यूक की तरफ उठाता है, लेकिन जॉन ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक गोदाम के दरवाजे एक और धमाके से खुल जाते हैं। धमाके से जॉन जमीन पर गिर पड़ता है। धुआं छटते ही टॉमी अपने साथियों के साथ बाहर आता है। वे सुरंगों के रास्ते चुपके से अंदर आ गए थे। फिर शुरू होता है टॉमी की गैंग और जॉन के बचे हुए गार्ड्स के बीच खूनी गोलीबारी। टॉमी के लोग जोरदार लड़ते हैं, क्योंकि उनके पास अचानक हमला करने का फायदा था। उन्होंने जल्दी से जॉन की फौज को खत्म कर दिया। उथल पुथल के बीच टॉमी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ड्यूक अपने पिता के पास दौड़ता है और कहता है, तुम यहाँ आने में बहुत देर कर दी। ड्यूक धमाकेदार सामान उठाता है और लाखों नकली पाउंड्स में आग लगा देता है। जो पैसा ब्रिटेन को तबाह करने के लिए बनाया गया था, राख हो जाता है। अपनी मास्टर प्लान के नष्ट होते हुए देख जॉन जानता है कि वो पूरी तरह हार चुका है। घबराकर वो अपनी कार में बैठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो कार चलाने की कोशिश करता है, वो देखता है कि टॉमी उसके रास्ते में खड़ा है और मौत के फरिश्ते की तरह उस पर बंदूक ताने हुए है। टॉमी उसे तुरंत मार सकता था, लेकिन उसने इंतजार किया, जैसे कि वो चाहता हो कि जॉन ही उसे मार दे, क्योंकि अब वो अपने दर्द के साथ जीना नहीं चाहता। जॉन ने 2 गोलियां चलाईं, जो टॉमी को लग गईं। दर्द के बावजूद टॉमी ने वापस गोली चलाई और जॉन को दिल में मारकर तुरंत मौत के घाट उतार दिया। खून बहता हुआ टॉमी गाड़ी के सामने खड़ा हो गया, जैसे कि गाड़ी उसे कुचल दे, लेकिन आखिरी पल में ड्यूक ने उसे बचा लिया। टॉमी मर रहा था, लेकिन ड्यूक उसे बचाने की कोशिश करता है, फिर भी टॉमी मना कर देता है। वो ड्यूक की तरफ देखता है और उससे कहता है कि वो खास गोली इस्तेमाल करे जो एडा ने उसे दी थी, ताकि उसे आखिरकार सुकून मिल सके। ड्यूक रोता है, पिता को मारना नहीं चाहता, लेकिन उसे पता है कि यही टॉमी की असली इच्छा है। भारी दिल से ड्यूक अपनी चाची की बंदूक में गोली भरता है और अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करता है। जैसे ही टॉमी अपनी आखिरी सांस लेता है, वो मुस्कुराता है। अपने अंतिम पलों में वो अपने जीवन की अच्छी चीज़ें याद करता है, अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपनी बहन। टॉमी चैन की मौत मरता है, अपनी आत्मा से परिवार से फिर से जुड़ जाता है। इसके बाद ड्यूक अपने आदमियों को आदेश देता है कि नकली पैसे पूरी तरह नष्ट कर दिए जाएं। ड्यूक खुद अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए चिता जलाता है और इस तरह टॉमी की मौत के साथ कहानी खत्म होती है।